वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री वाला। विश्व इतिहास की सीरीज के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के प्रैक्टिस सेट 5 नंबर को देखेंगे और एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत आज जो है एनसीईआरटी के 9th क्लास के भाग 2 के अंतर्गत जितने भी चैप्टर हैं सब उसको शामिल किया गया है। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए सामाजिक विज्ञान के इतिहास सब्जेक्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और जीएस के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट और एनसीईआरटी के चैप्टर से लिए गए प्रश्न है और जो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। तो आप वीडियो स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो के प्रश्न अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देर किए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपका है कि 1700 से 1995 के मध्य कितने लाख वर्ग किलोमीटर जंगल औद्योगिक कृषि एवं अन्य क्रियाकलापों की पूर्ति के लिए साफ कर दिए गए थे। तो आपके ऑप्शन 139, 140, 145 या 110 वर्ग किलोमीटर। तो 1700 से लेके 1995 के मध्य जो है लगभग जो है आपका 139 लाख वर्ग किलोमीटर जो है ये जंगल आपके साफ कर दिए गए थे। यानी विश्व की कुल क्षेत्रफल का जो था, विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 9.3% जो है यह भाग जो है खेती बाड़ी चारागाह एवं ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया था। आगे का प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 आज का है कि किस प्रकार के वन में सूर्य की रोशनी बहुत कम पहुंच पाती है। ऑप्शन है सालवन, शीशम वन, यूकेलिप्टस या तेंदुवन। तो आपका जो है ये साल वन में जो है सूर्य की रोशनी बहुत कम पहुंच पाती है और छत्तीसगढ़ में जो है आपका छत्तीसगढ़ में साल वनों की अत्यधिक सघनता होती है। व्हेन द वैलीज वर फुल नामक पेंटिंग किसने बनाई है। जॉन डॉसन, टिली कैटल, डेविस पर, आरजी पॉलार्ड। तो यह किसने बनाई है आपको बताना है। तो इसको जो है जॉन डॉसन ने बनाया है। इस पेंटिंग को जॉन डॉसन ने बनाया है और इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि लाकोता जैसे देशज अमेरिकी आदिवासी समूह जो है यह उत्तरी अमेरिका मैदान में रहते हैं और 1860 के बाद बहुत बड़ी संख्या में हत्या की गई थी। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। सन 1600 ईस्वी में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग कितने हिस्से पर खेती होती थी। सन 1600 ईस्वी की बात कर रहा है। तीसरे, चौथे, छठे, सातवें। तो कितने हिस्से पर जो है खेती की जाती थी ये बताना है आपको 1600 के आसपास में। तो ये छठे हिस्से पर खेती की जाती थी, छठे हिस्से पर खेती की जाती थी। अगला प्रश्न है प्लेजर ब्रांड प्रमुख रूप से किससे संबंधित था। रबड़, कॉफी, चाय या कपास से। तो प्लेजर ब्रांड जो है मुख्य रूप से यह चाय से संबंधित था और लंदन का ये चाय ब्रांड था। लंदन का यह चाय ब्रांड था और यह जो है शाही और अमीर घरानों के लोगों को इसके विज्ञापन पर चाय पीते हुए दिखाया जाता था। 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में किसके जंगल लुप्त होने लगे थे। शीशम, पोपलर, देवदार या बलूत। 19वीं शताब्दी तक किसके जो है
इंग्लैंड की बात कर रहा है। इंग्लैंड में किसके जंगल लुप्त होने लगे थे? तो ये बलूत के जंगल जो थे ये लुप्त होने लगे थे। बलूत ओक को कहते हैं, ओक, ये इसी के जंगल लुप्त होने लगे थे और इसकी वजह से शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति की मुश्किल हो गई थी। और जो है इस तरह आगे का क्वेश्चन देखेंगे। एक मील लंबी रेल की पटरी के लिए कितनी स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी? 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए कितनी स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी? 1580 से 1600, 1760 से 2000, 2110 से लेके 2300 या 2560 से लेके 2700। तो 1760 से लेके 2000 यह आवश्यकता पड़ती थी, इतनी स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। तो 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार ने लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी थी और इस तरह जो है ये जो है रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपर के रूप में लकड़ी की भारी जरूरत थी, बहुत ज़्यादा जरूरत थी। आगे का प्रश्न देखेंगे। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनके विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर किसे सौंपा था? भारतीय बागान मालिकों को, यूरोप बागान मालिकों को, ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये किसे सौंपा था आप बताना है। तो ये औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने में कब्जे में लेकर के उसे सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया था, यूरोपीय बागान मालिकों को सौंपा था। तो यूरोप में जो है चाय, कॉफ़ी और रबड़ की मांग बढ़ रही थी। इसको पूरा करने के लिए वे जो है इन वस्तुओं के बागान और इनके लिए प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया था इन्होंने। तो इस तरह जो है किस अमेरिकी लेखक ने 1896 में मध्य अमेरिका के होंडुरास के बारे में लिखा था? मध्य अमेरिका के होंडुरास के बारे में किसने लिखा? एलन डेविस, एडिथ वार्टन, रिचर्ड हार्डिंग या हेनरी जेम्स ने? तो रिचर्ड हार्डिंग ने इसको लिखा था, रिचर्ड हार्डिंग ने इसको लिखा था। और इसके बारे में उन्होंने लिखा था कि आज इससे बढ़कर रोचक सवाल कुछ और नहीं हो सकता कि दुनिया की गैर विकसित पड़ी जमीन का क्या किया जाए। और इस तरह उन्होंने एक लंबा चौड़ा लिखा था इसके बारे में स्टेटमेंट अपना। तो आगे का प्रश्न देखेंगे। यूनाइटेड फ्रूट कंपनी ने व्यापक पैमाने पर मध्य अमेरिका में किस फल को उगाना प्रारंभ किया था? सेब, अमरूद, पपीता या केला? इसको उन्होंने उगाना आरंभ किया था, ये बताना है आपको। तो उन्होंने केला उगाना आरंभ किया था, केला उगाना आरंभ किया था 1896 के 3 साल बाद अमेरिकी आधिपत्य में यूनाइटेड फ्रूट कंपनी का गठन हुआ था। और उन्होंने जो है इन कंपनियों ने इन मुल्कों की सरकारों के पर इस हद तक अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया कि इन्हें बनाना रिपब्लिक के नाम से भी जाना जाने लगा। यानी जो मध्य अमेरिका के जो कंपनियां थी उसका जो क्षेत्र था उसे बनाना रिपब्लिक के नाम से भी जाना जाने लगा। आगे का प्रश्न देखेंगे। अंग्रेजों द्वारा सिंगभूमि के जंगलों में किसके तनों से रेल के स्लीपरों का निर्माण किया जाता था? शीशम, साल, अशोक या महुआ? तो ये जो है साल के तनों से जो है रेल के स्लीपरों का निर्माण किया जाता था। तो सिंगभूमि का जो जंगल है वर्तमान में झारखंड में है और यहाँ पे जो है साल के तनों से रेल के स्लीपरों का निर्माण किया जाता था। आगे का प्रश्न है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में भारत का पहला वन महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था? डायट्रिस बैन्डिस,
डेविड स्पर्स या ईपी स्टेपिंग, निकोलस डक्ट्स। तो यह जो है डायट्रिस ब्रांडिस को जो है ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में भारत का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया था। और यह जो है जर्मन विशेषज्ञ थे, ये जर्मन विशेषज्ञ थे। और आगे का प्रश्न देखेंगे। टस्कनी में पॉपुलर के जंगल किस देश में स्थित है? जर्मनी, ब्रिटेन, इटली या फ्रांस? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये टस्कनी में पॉपुलर के जंगल जो थे इटली में स्थित है। इटली में स्थित है। और पॉपुलर के जंगल मुख्यतः लकड़ी के महत्व के लिए रखते थे, पत्तों, फलों या दूसरे उत्पादों के लिए उपयोगी नहीं होते थे। और आगे का प्रश्न देखेंगे। सूची का मिलान करना है इसमें। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी? ये 1864 ईस्वी में की गई थी। और इसके अलावा भारतीय वन अधिनियम जो है ये आपका 1865 में आया था। और भारतीय वन अधिनियम का पहला संशोधन कब हुआ था? ये 1878 में हुआ था। भारतीय वन अधिनियम का दूसरा संशोधन 1927 ईस्वी में हुआ था। आगे का प्रश्न देखेंगे। 1906 ईस्वी में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर हुई थी? देहरादून, दिल्ली, बम्बई या हिमाचल प्रदेश? तो 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना देहरादून में की गई थी। देहरादून में की गई थी। और यहाँ पे जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा जाता था। 1865 में वन अधिनियम के लागू होने के बाद इसमें कितनी बार संशोधन किया गया था? तो ये बताना है कि कितनी बार इसमें संशोधन किया गया, 2, 3, 4 या 5 बार। तो इसमें 2 बार संशोधन किया गया था। 2 बार इसमें संशोधन किया गया था। इसमें पहला संशोधन जो था 1878 ईस्वी में था और दूसरा 1927 ईस्वी में था। और इसमें जो है 1878 वाले जो संशोधन था उसमें वनों को, जंगलों को जो 3 श्रेणी में रखा गया था: आरक्षित, सुरक्षित एवं ग्रामीण। सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा जाता था। गांव वाले इन जंगलों से अपने उपयोग के लिए कुछ ले सकते थे। वे अपने घर बनाने, ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले सकते थे। आगे का प्रश्न देखेंगे। वन विभाग को किस प्रकार के पेड़ों की जरूरत थी जो जहाजों और रेलों की इमारती लकड़ियों को मुहैया करा? ऑप्शन है सरना या देवकुडु, कान और राई, शीशम और महुआ, सागौन और साल। तो वन विभाग को जो है जिस प्रकार की लकड़ी पेड़ों की जरूरत थी जहाज और रेलवे की इमारती लकड़ी मुहैया करा सके, तो वो था सागौन और साल। सागौन और साल। किसके फूल खाए भी जाते थे और शराब बनाने के लिए इस्तेमाल भी किया जाता था? नीम, आम, महुआ और कटहल। तो महुआ के फूल जो थे ये खाए भी जाते थे और शराब बनाने का इस्तेमाल भी किया जाता था। इसके बीजों से तेल भी बनाया जाता था। जंगलों में रहने वाले बहुत सारे लोगों ने किसके पत्तों की बिक्री आय का प्रमुख साधन थी? बहुत सारे लोगों के लिए किसके पत्तों की बिक्री जो थी आय का प्रमुख साधन थी? महुआ, आम, पीपल या तेंदू। तो ये जो तेंदू के पत्ते थे यह उनकी आमदनी का एक प्रमुख स्रोत था। और प्रत्येक बंडल में लगभग 50, एक बंडल बनाया जाता था, इसमें प्रत्येक बंडल में 50
पत्ते होते थे और एक व्यक्ति जो है एक दिन में कम से कम 100 बंडल इकट्ठा कर सकता था। तो इस तरह उनकी आमदनी का स्रोत होता था ये तेंदू के पत्ते से। सूची का मिलान करना है, एक तरफ है आपका देश और झूम या घुमंतू ये खेती जो होती थी इसके संबंध में बताना है कि कौन सी घुमंतू खेती कहाँ होती थी। अलग अलग इलाकों में अलग अलग इसको नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण पूर्व एशिया में जो है इसको लादिंग के नाम से जाना जाता है, लादिंग के नाम से। और इसके अलावा मध्य अमेरिका में जो है इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका में जो है इसको चितमेन या तावी के नाम से जाना जाता है और श्रीलंका में इसको चेना के नाम से जाना जाता है। तो ये झूम या घुमंतू खेती अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जानी जाती है। आगे का प्रश्न देखेंगे, किस अंग्रेज अफसर ने अकेले ही 400 बाघों को मारा था? वेरियर एल्विन, जॉर्ज, निकोलस डक्स या माइकल टाउसी? तो किसने जो है अकेले 400 बाघों को मारा था? इसका उत्तर हो जाएगा जॉर्ज ने अकेले 400 बाघों को मार गिराया था। और यह जो है उन्होंने, आगे का प्रश्न देखेंगे, ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने नेपाल में बाघों का शिकार किया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड इरविन? तो लॉर्ड रीडिंग ने जो है ब्रिटिश भारत के अंतर्गत नेपाल में बाघों का शिकार किया था, बाघों का शिकार कर जाता था। और जब वे शिकार पे जाते थे ब्रिटिश औपनिवेशिक अफसर या राजा, तो उनके साथ नौकरों की एक पूरी फौज होती थी और गांव के कुशल जो शिकारी हाका करते थे और हाक लगाते थे, बस साहब जो अफसर होते थे उनको बस गोली चलाना होता था। इस तरह उन्होंने नेपाल में बाघों का शिकार किया था लॉर्ड रीडिंग द्वारा। आगे का प्रश्न देखेंगे, 1892 ईस्वी में अंग्रेजों ने किस वन समुदाय की घुमंतू खेती पर रोक लगा दी थी? संथाल, उराव, गोंड या बैगा? तो बैगा वन समुदाय की घुमंतू खेती पर जो है इन्होंने रोक लगा दी थी। और बैगा वन समुदाय ने सरकार को यह याचिका दी थी कि हर रोज हम फाका करते हैं क्योंकि हमारे पास खाने का अनाज नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही दौलत है और हमारी कुल्हाड़ी। तो इस तरह उन्होंने जो है उनकी घुमंती खेती पर रोक लगाया था बैगा जनजाति पर। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 19वीं सदी के मध्य में ऊंची जगहों पर रहकर मैनियोक उगाने वाले ब्राजीली अमेज़न किस समुदाय से संबंधित है? मुनदुरुकु, एरुकुला, कराचा या कुरावा? तो यह किससे संबंधित है? तो यह जो है मुनदुरुकु से संबंधित है, मुनदुरुकु समुदाय से। और इस समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबड़ की आपूर्ति के लिए जंगली रबड़ के वृक्षों से लेटेक्स एकत्र करना प्रारंभ किया था। और इस तरह आगे का क्वेश्चन देखेंगे, भारत के मध्यकाल में किस घुमंतू समुदाय द्वारा व्यापार करने के सबूत मिलते हैं? बंजारा, बैगा, संथाल या मुंडा? तो किसके द्वारा यह सबूत मिलता है? तो बंजारा समुदाय द्वारा जो है, ये बंजारा समुदाय ये अपने साथ जो है खाने पीने की सामग्री के अलावा खाल, सींग, रेशम, हाथी दांत, मसाला, गोंद और इस तरह के व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों को ले जाया करते थे। तो इन्हीं के द्वारा सबूत मिलता है ये बंजारा समुदाय के द्वारा। अमेज़न के किस क्षेत्र में पेरुवियन रबड़ कंपनी द्वारा रबड़ की निकासी हुई तोतोस कहे जाने वाले स्थानीय इंडियनों की बेगार पर निर्भर थे? पुटुयमायो, सुक्कुर, झाऊ या केसलुर? तो ये बताना है कि किस पे वो निर्भर करते थे।
तो जो स्थानीय इंडियनों की बेगार पर निर्भर करता तो स्थानीय इंडियन पुटुमायो थे। और यह जो है इनको जो है हुई तोतोस कहा जाता था। तो आगे का प्रश्न देखेंगे। 1910 ईस्वी में बस्तर में हुए आंदोलन के नेता गुंडाधुर किस गांव के थे? नेवारी, खुर्द, इंदौरी, नेथानार या नंदगांव के? तो ये किस गांव के थे आपको बताना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है। तो बस्तर में जो था ये आपको बताना है कि यह किस गांव से संबंधित है। तो ये जो थे अपना नेथानार गांव से संबंधित थे। ये नेथानार गांव से संबंधित थे। और आम की टहनियाँ, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर गांव-गांव पहुंचाए जाने लगे थे। और इस तरह जो है इस गतिविधियों के द्वारा गांव के लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का संदेश जगा। और इसका नेतृत्व किया था गुंडाधुर ने। आगे का प्रश्न देखेंगे। बस्तर में बगावत के समय कौन सा मिशनरी चश्मदीद गवाह के रूप में मौजूद था? विलियम वार्ड, वेरियर, एल्विन निकोलस डक्स या डेविड स्पर? तो विलियम वार्ड जो थे ये गवाह के रूप में मौजूद थे। आगे का प्रश्न देखेंगे। अंग्रेजों को बस्तर विद्रोह को दबाने तथा नियंत्रण में लाने में कितने महीने लग गए? 3, 5, 7 या 8 महीने? तो अंग्रेजों को बस्तर विद्रोह को दबाने में लगभग 3 महीने लग गए थे। 3 महीने लग गए थे। और ये 3 महीने जो थे फरवरी और मई के बीच में थे ये लगभग। तो फिर भी वे जो बस्तर में बगावत हुई थी गुंडाधुर के द्वारा उसको कभी पकड़ नहीं पाए थे। और इस तरह जो है आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 1970 के दशक में किसने यह प्रस्ताव रखा कि कागज को उद्योग को लुगदी उपलब्ध कराने के लिए 4600 हेक्टेयर प्राकृतिक साल वनों की जगह देवदार के पेड़ लगाया जाए? विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ या ओपेक ने? तो यह किसने सुझाव दिया था कह सकते हैं यह किसने प्रस्ताव रखा था? तो विश्व बैंक ने इस प्रस्ताव को रखा था। विश्व बैंक ने इस प्रस्ताव को रखा था। आगे का प्रश्न देखेंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं तो आप आगे का प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने 400 लोगों को इकट्ठा कर कई सारे बकरों की कुर्बानी दी तथा बीजापुर के दीवान को रोकने के लिए लोगों का नेतृत्व किया? बुद्धू माझी, हरचंद नाइक, बिरसा मुंडा या भोंडिया माझी? तो ये भोंडिया माझी ने ऐसा किया था। भोंडिया माझी ने ऐसा किया था। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। किन यूरोपियों द्वारा इंडोनेशिया के जावा क्षेत्र में वन प्रबंधन की शुरुआत की गई थी? डचों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा या अंग्रेजों द्वारा? तो जावा के जंगलों में इस तरह की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? किन यूरोपियों के द्वारा की गई थी ये आपको बताना है। तो ये डचों द्वारा की गई थी। डचों द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। आगे का प्रश्न देखेंगे। जावा में किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे? धुरवा, भतरा, कलांग या हलवा? तो जावा में ये कलांग जो थे ये कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। आगे का प्रश्न देखेंगे। डच उपनिवेशकों ने किस जगह वन कानून लागू कर ग्रामीणों की जंगल तक पहुंच पर बंदी से थोप दिए थे? जावा, गढ़वाल, कुमायूं या बलोतरा? तो जावा में उन्होंने डच उपनिवेशकों ने ऐसा किया था। आगे का प्रश्न देखेंगे। 1882 में अकेले ही जावा ने कितने स्लीपरों का निर्यात किया था? 1,50,000
1,85,000 या 2,80,000, 3,40,000, 4,80,000। तो इसको बताना है कि कितने उसने मतलब किया था। तो भारत की तरह जावा में भी जहाज और रेल लाइनों के निर्माण पर प्रबंधन तथा वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा हुई थी। तो 1882 में अकेले जावा ने 2,80,000 जो है स्लीपरों का निर्यात किया था। 2,80,000। आगे का प्रश्न देखेंगे। डचों ने अपनी वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत किस जगह से की थी? बोर्नियो, सारावाक, जावा या सेलेबस? तो यहाँ कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी ये बताना है आपको। डचों के द्वारा इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो जावा में इसकी शुरुआत की गई थी। और आगे का प्रश्न देखेंगे। जावा पर किसके कब्जे के ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति अपनाई थी? चीनियों के, जापानियों के, अमेरिकियों के या फ्रांसीसियों के? तो ये था आपका जापानियों के कब्जे से ठीक पहले उन्होंने भस्म करो और भागो की नीति अपनाई थी। और आगे का प्रश्न देखेंगे। बुग्याल किसे कहते हैं? बुग्याल किसे कहते हैं? प्राकृतिक चारागाह, प्राकृतिक तालाब, प्राकृतिक झरने या प्राकृतिक नदी? तो बुग्याल किसे कहा जाता है ये बताना है आपको। तो बुग्याल जो है ये प्राकृतिक चारागाह होते हैं, प्राकृतिक चारागाह होते हैं। और पूर्वी गढ़वाल में बुग्याल जो है ऊंचे पहाड़ों पर 12,000 फुट से भी ऊंचाई पर ज़्यादा स्थित विशाल प्राकृतिक चारागाह होते हैं। जाड़ों में ये बर्फ से ढके होते हैं और अप्रैल के बाद हरे भरे हो जाते हैं। तो स्थानीय चारागाह अपनी भेड़ें वहाँ पे चराने जाते हैं। शिवालिक के शिरडी के निचली पहाड़ियों में किस समुदाय के चरवाहा निवास करते हैं? ये आपको बताना है। तो कुरबा, गोल्ला, गद्दी या गुज्जर? तो ये आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा समुदाय का चरवाहा जो निवास करता था? तो गद्दी समुदाय का चरवाहा यहाँ पे निवास करते थे। और आगे का प्रश्न है आपका। गढ़वाल और कुमायूं के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में अपने मवेशियों को लेकर किस मैदान की तरफ चले जाते हैं? भाबर, बुग्याल, पालमपुर या मैसूर? तो ये कहाँ चले जाते हैं ये आपको बताना है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी है। तो ये भाबर की तराई में चले जाते थे, भाबर की तराई में चले जाते थे। आगे का चलेंगे प्रश्न देखेंगे। राइका समुदाय जो था के लोग कहाँ के स्थानीय निवासी थे? महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान या बिहार? तो राइका समुदाय कहाँ का निवासी था ये आपको बताना है। तो ये राजस्थान के निवासी थे, राजस्थान के निवासी थे। और इस क्षेत्र में ऊंट पालकों को मारू यानी राइका के नाम से जाना जाता था। ऊंट पालकों को मारू यानी मारू का मतलब रेगिस्तान हो जाएगा, राइका के नाम से जाना जाता था। और इनकी बस्ती को ठंडी कहा जाता था। इनकी बस्ती को जो है ठंडी कहा जाता था। ए जर्नी फ्रॉम मद्रास टू द कंट्रीज ऑफ मैसूर, कनारा एंड मालाबार 1907 नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? जॉन मिडल्टन, जीसी बार्न, के जेएम नीसन या फ्रांसिस हैमिल्टन बुकानन? तो ये फ्रांसिस हैमिल्टन बुकानन ने इस पुस्तक की रचना की थी। और इन्होंने 19वीं शताब्दी में मैसूर की यात्रा की थी और अपनी यात्रा के दौरान गोल्ला समुदाय के जो थे लोगों से संवाद भी किया था। और इसी यात्रा का अनुभव इन्होंने इसमें लिखा था। औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया था? 1871, 1880, 1850 या 1870 ईस्वी में? तो कब उन्होंने किया था बताना है आपको। तो इन्होंने जो है आपका
1871 ईस्वी में इस अधिनियम को पारित किया था। और आगे का प्रश्न देखेंगे। आगे का प्रश्न आपका है चरवाहा समाज और निवास स्थान है। तो एक तरफ मलधारी है, तो मलधारी कहाँ के निवास स्थान रहते, चरवाहा रहते थे, ये आपको बताना है। तो मलधारी जो है गुजरात से संबंधित थे। ये बंजारे जो थे ये आपका मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी कह सकते हैं संबंधित थे। गोल्ला जो थे ये कर्नाटक मैसूर से संबंधित थे आपका। तो और इसके बाद धंगर जो है ये महाराष्ट्र से ही संबंधित है। तो ये जन चरवाहा समाज था और वहाँ का निवास स्थान कहाँ पे रहते थे उनके संबंध में था। भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा खींच दिए जाने के बाद किस चरवाहा समुदाय ने अपने मवेशियों को चराने के लिए हरियाणा क्षेत्र का चयन किया? मलधारी, कोरबा, राइका या कुरमा? तो राइका समुदाय के लोगों ने हरियाणा क्षेत्र का चुनाव किया था। आगे का प्रश्न है कि कौन सा अफ्रीका के चरवाहा समुदायों से संबंधित है? अफ्रीका में कौन चरवाहा समुदाय थे इनको बताना है आपको। तो कौन जो है अफ्रीका के चरवाहा समुदाय से संबंधित था? बेदुइन्स, बर्बेर्स, मसाई या बोरान या तुर्काना? ऑप्शन 1 2 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 5, 1 2 3 4 5। तो ये सभी जो है अफ्रीका के चरवाहा समुदाय से संबंधित हैं। तो आगे का प्रश्न आज का ये अंतिम प्रश्न है। और वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।